हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें ड्रेनेज बेसिन, हिमालयन रिवर, पेनिसुलर रिवर के बारे में, पेनिनियल रिवर्स के बारे में पढ़ा जिसमें सालों भर पानी रहता है, अलग अलग नदियों के बारे में, डेल्टा के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में देखिए, इन तिब्बत द रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तिब्बत में जो नदी है वो बहुत कम पानी कैरी करती है। लेस स्लिट एंड इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। ये ठंडा और सूखा हुआ इलाका है, इसीलिए सूखे इलाके में पानी ज़्यादा कैरी करना दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पानी गायब होता, सूखता चला जाता है। ठीक है। इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। एक ऐसे इलाके से पास होता है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। और बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ नदियों में क्या बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्लिट। स्लिट मतलब नदियाँ जो अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं वो। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम। ब्रेडेड चैनल मतलब एक पूरी की पूरी चैनल है। ये नदी है मान लो ब्रह्मपुत्रा की, तो इस तरह से ना ढेर सारी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। ठीक है। और ये चैनल बनाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है। और इसीलिए ढेर सारी रिवरिन आइलैंड्स भी बनाती हैं। और आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड कौन सी है। वो कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्रा बनाती है। उसका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइए। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, बरसात के मौसम में हर साल, द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। बैंक्स मतलब नदी का किनारा होता है, पैसे रखने वाला बैंक मत सोचिएगा। नदियाँ अपने किनारों पर बाढ़ की ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी नदियों के किनारों पर फैल जाता है। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। ड्यू टू फ्लड इन असम और बांग्लादेश। बांग्लादेश में बाढ़ की संख्या असम और बांग्लादेश में इसी की वजह से होती है। अनलाइक अदर नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ स्लिट्स। ब्रह्मपुत्रा बहुत सारे डिपॉजिट्स लेकर आती है। इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। देखो क्या होता है कि ये हमारी चैनल है, मतलब रिवर है। रिवर क्या कर रही है कि बहुत सारा स्लेट कैरी कर रही है, मतलब ऊपर से बहुत सारा सामान ढो के लेकर आ रही है। ठीक है। अब जैसे ही ये बहुत सारा सामान ढोकर लेकर आ रही है तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं तो ये जब फ्लैट इलाके में प्लेन्स में पहुंचती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने डिपॉजिट्स जमा करने लगती है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि कहीं एक जगह बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। अब मान लो कि ये जगह ऊंचा हो गया तो नदी का ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया। अब नदी क्या करती है, इधर बहने लगती है। अब इधर बहने लगती है तो देखती है क्या कि इधर जाने का रास्ता ही नहीं है, इधर से इधर निकलना पड़ेगा, तो फिर वो अलग अलग रास्तों पे जाने लगती है। इससे क्या होता है, इस तरफ तो नदी थी ही नहीं, तो लोगों ने अपना घर बना रखा था। अब नदी अचानक से इधर मुड़ गई, तो नदी जब इस तरफ मुड़ेगी तो फिर से क्या लेकर आएगी, फ्लड लेकर आएगी। एम आई राइट। तो स्लिट्स जब ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, नदियाँ अपना चैनल बदल लेती हैं, नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं पेनिसुलर रिवर की। द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ही मेनली बनता है। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट।
वेस्टर्न कोस्ट कौन सा होगा, याद रखिएगा ये है वेस्ट। तो इधर की ओर नदियां बहकर आने की कोशिश करती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिसुला सच एज महानदी, मेजर रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्टवर्ड बहती हैं। ईस्टवर्ड बहने का मतलब क्या है कि ये साउथ से ईस्ट की ओर जाती हैं, ठीक है। और जो नदी ईस्टवर्ड बहती है, अगर वो कंटिन्यू ईस्टवर्ड ही बहे तो कहाँ ड्रेन होगी, वो ड्रेन होगी बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि ये हमारी इंडिया का मैप है तो ये वेस्ट है, और अगर कोई इधर से ईस्टवर्ड बहता है तो वो यहाँ आएगा, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, मतलब नदियाँ जब यहाँ से बहकर गई और यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग जगह पे ये डिपॉजिट्स करने लगती हैं। जब डिपॉजिट्स ज़्यादा हो जाता है तो नदियाँ क्या करती हैं, अपना रास्ता बदलती हैं, तो वो ऐसे ऐसे भागते हुए बे ऑफ बंगाल में पहुँचती हैं, ठीक है। अब देखिए, द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्च्यूरीज। तो जो वेस्ट की ओर ईस्ट की ओर जाती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा, और जो वेस्ट की ओर जाती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्च्यूरीज, ठीक है। और ये सिर्फ दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ये सिर्फ दो नदियां हैं जो वेस्ट की ओर बहती हैं, ठीक है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुला रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, मतलब ये नदियाँ हिमालयन रिवर्स की कंपैरिजन में छोटी होती हैं, ठीक है। द नर्मदा बेसिन, द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ है इसका, मध्य प्रदेश। उद्गम स्थल का मतलब है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जहाँ से ये शुरू होती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से चलती है। फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी, और ये समुद्र की ओर चलती है। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स क्यू लोकेशन, पिक्चर्स क्यू लोकेशंस का मतलब है ऐसी जगह जहां आप फोटोज खींचना पसंद करोगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी जगहें नर्मदा क्रिएट करती है, बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, एक ऐसी ही स्थान का नाम है जबलपुर जो कि मार्बल रॉक्स के लिए फेमस है। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज, जॉर्ज के बारे में हमने बताया था, तो इसे आप घाटी भी कह सकते हो, घाटी भी कह सकते हो। तो डीप जॉर्ज के बनाती है यहाँ पर। एंड द धुआंधार, धुआंधार फॉल्स भी एक फेमस जगह है। वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल। स्टीप रॉक्स का मतलब देखिए क्या है कि नदी यहाँ से बह कर आ रही है, यहाँ तक कंटिन्यू बह कर आई, और इसके आगे कुछ है ही नहीं, सीधा यहाँ से पानी यहाँ गिरता है और फिर पानी यहाँ से ऐसे फ्लो करना शुरू करता है। तो ये जो फॉल है इसको हम क्या कहते हैं, स्टीप रॉक्स फॉल, ठीक है। धुआंधार फॉल, प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, यहाँ ये पत्थर तो है लेकिन ये पूरे खड़े चट्टान हैं, और यहाँ से इस तरह बह कर जाती है। ये देखो, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन, नर्मदा नदी को भी बचाने का एक मिशन चालू है, अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, बाय ए स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। इसका नाम क्या है, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, नर्मदा नदी की जितनी भी सहयोगी नदियां हैं वो सारी छोटी छोटी हैं। मोस्ट ऑफ दी जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स, राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं ज़्यादातर स्ट्रीम्स। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा बेसिन जो है कौन सा पार्ट्स कवर करता है, गुजरात और एमपी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम तापी नदी के बारे में। द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस,
ये बस कहाँ से शुरुआत होती हैं, 3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ओरिजिन, उसके बाद आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरीज है। हाँ, तीसरा आपको याद करना पड़ेगा लेंथ, और चौथा याद करना पड़ेगा आपको लोकेशन। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कहाँ से वो पैदा होती है, उसकी लंबाई कितनी है टोटल, कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं और कितने लोकेशंस हैं। बस ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, तो तापी नदी कौन कौन सी एरिया कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। नैरो मतलब होता है पतला। ठीक है, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, और कोस्टल नदियाँ जो है नदी वो भी छोटी हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, वेस्ट की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, साबरमती, माही, भरतपुहा, पेरियार। और ये कौन कौन सी नदियाँ किस किस स्टेट से बहती हैं, ये आप मुझे बताइएगा। द गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, याद रखिएगा। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। तो गोदावरी कहाँ से शुरू होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से, महाराष्ट्र। और नासिक किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप मुझे बताइएगा। ये हम ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इट लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। तो गोदावरी नदी की लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर। तो जो ड्रेनेज है इसका, ड्रेनेज बेसिन भी इसका सबसे बड़ा है अगर पेनिसुलर रिवर से कंपेयर करें तो। ठीक है, द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, 50% तो महाराष्ट्र कवर कर लेता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके कवर करता है। अब थोड़ा सा गोदावरी देखते हैं। द गोदावरी इज जॉइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी को ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, सच एज पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा एंड वेनगंगा एंड द पेनगंगा। वेनगंगा एंड पेनगंगा, द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। तो मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा काफ़ी बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये बहुत लंबी और बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसीलिए हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। अब महानदी के बारे में देख लो। महानदी में देखो, द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा। ये ओडिशा से बहती हुई किधर जाती है, बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इसी तरह अब कृष्णा बेसिन देख लो। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में ये शुरू होती हैं। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। ये भी ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, द तुंगभद्रा एंड कोयना नदियों के नाम देखिएगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड द भीमा आर ऑल्सो सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज के नाम मिल गए। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से इलाके कवर करते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब नदी की बात करते हैं, कावेरी। कावेरी नदी कहाँ शुरू होती है, वो शुरू होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस से। ठीक है, इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के कडलोर नाम के जगह से वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। इसकी टोटल लंबाई 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी,
ठीक है। इस बेसिन ड्रेन्स पार्ट फ्रॉम कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नॉन एज शिव समुद्रम फॉल्स, याद रखिएगा। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड आप सबको अभी अभी मूवीज़ आपने देखी होगी, इसी का नाम है जिसको कहते हैं हम KGF। ठीक है, KGF मूवी देखी होगी ना आपने, तो कोलार गोल्ड फील्ड से होकर ये गुजरती है। कोलार गोल्ड फील्ड को इसी वाटरफॉल की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल पाता है। द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सी है, ये बताइए। बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? बिसाइड दिस मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट। मतलब ईस्ट की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियाँ भी हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरनी एंड द सुवर्ण रेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखो 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ये तो हमें पता है, बट 97% ऑफ द दैट इज सॉल्ट वाटर। मतलब पूरी पृथ्वी पे 70% क्या है, 70% पानी है। और इस 70% का 90% क्या है, 97% क्या है, सॉल्ट वाटर है, जिसको हम डायरेक्ट पी नहीं सकते। अब हमारे पास कितना बचा, 3%। 3% में से कुछ ग्लेशियर्स पे है, कुछ ग्राउंड वाटर है, तो सब जगह का ग्राउंड वाटर हम एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ रिवर्स में है जो हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ और जगहों पर भी है। तो आप बताइए कि ग्लेशियर्स का पानी हम ज़्यादा यूज नहीं कर पाते, ग्राउंड वाटर हर जगह का यूज नहीं होता, रिवर बहुत ज़्यादा हमको हर जगह पॉसिबल नहीं होता, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, और रिवर्स पोल्यूटेड हो रही हैं। एम आई राइट? रिवर्स पोल्यूटेड हो रही हैं, ग्राउंड वाटर डेप्लीसिट हो रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखो आप। 3% हमारे पास पानी है, जिसका 2% आइस के रूप में जमा हुआ है। हमारे पास सिर्फ 1% पानी है और हम उसे इतना ऑलरेडी पॉल्यूट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें अच्छी तरह सोचकर, पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। यू मे हैव बीन फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डाल लेक। डाल लेक एक बहुत ही फेमस जगह है कश्मीर की। द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर्स। हाउस बोट का मतलब क्या होता है, एक बोट है और इसी पे एक घर बना हुआ है, आप आराम से घर पे रहो, ये बोट वाला पूरा नदी में आपको घुमाएगा, और यहाँ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा तो नहीं होता बट थोड़ा बहुत होता है। इसमें घूमने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे भी काफ़ी शौक़ है, भगवान की दया होगी तो हम भी चलेंगे कभी। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट्स नियर अ लेक। लेक के किनारे बहुत से टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वहाँ लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जाते हैं, बोटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, अदर वाटर गेम्स जितने भी होते हैं, इन सब के लिए लोग क्या करते हैं कि यहाँ जाते हैं और घूम फिर के आते हैं। एम आई राइट? तो अब यहाँ देखो, इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस did not have a lake would have been attractive as they are today। मतलब अगर मान लो कि ये जो इतने फेमस जगह है श्रीनगर, नैनीताल, अगर यहाँ लेक्स ना होते तो क्या ये इतने फेमस होते? शायद नहीं।
हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने ये कभी सोचने की कोशिश की है कि एक लेक जो है किसी जगह को कितना अट्रैक्टिव बना देता है? राजस्थान में भी एक जगह है जो टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, और वो जगह जोधपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहाँ हम जब जोधपुर में काम करते थे तो वहाँ जाने की बातें बहुत बार होती रहती थी। वो कौन सी जगह है वैसे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो पक्का मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन मैनी वे। मतलब टूरिस्ट के लिए तो है ही, बट लेक्स इंसानों के लिए भी कई तरह से उपयोगी होता है, यूज में आता है। लेक ऑफ लार्ज एक्सटेंस आर कॉल्ड सीज लाइक द कैप्सियन, द डेड एंड द अरल सीज। मतलब अगर लेक बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसे हम सी कह सकते हैं, लेकिन वो सी जैसे कि कैप्सियन सी है, डेड सी है, अरल सी है, ये कुछ ऐसी सीज हैं जो बहुत बड़े लेक्स का उदाहरण हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, दिस डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अलग अलग लेक्स में अलग अलग साइज और अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। कुछ लेक्स में तो हमेशा पानी रहता है, लेकिन कुछ में जब बरसात होती है तो पानी होता है। Like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid region, these are some lakes which are result of the action of glaciers and ice sheets. मतलब बर्फ़ के पिघलने पर यहाँ बारिश पानी आता है तो ग्लेशियर बनता है, और फिर सूखे दिनों में, गर्मियों के दिनों में वहाँ से वो लेक सूख जाती है। ठीक है, अब मींडरिंग रिवर। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि मान लो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिवर्स कैसे अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। ठीक है, मान लो कि ये रिवर का ओरिजिनल रास्ता है, यहाँ किसी स्लिट की डिपोजिशन की वजह से रिवर ने क्या किया कि इधर से बहना शुरू कर दिया। इधर से बहना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके पास इसका रास्ता नहीं है, ये कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है। और ऐसे में जब फिर से ये इधर से बहकर गई तो इसको रास्ता मिल गया। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जब कुछ दिनों के बाद कट ऑफ हो जाएगा, ये इलाका जब कट जाएगा तो ये क्या करेगा कि ऑक्सबो लेक्स में फॉर्म हो जाएगा। ये देखो, वो जब कट जाएगा अपने रास्ते से, फ्लड प्लेन्स, मैंने बताया ना कि फ्लड प्लेन्स के बाद पीछे से जब उसका रास्ता फिर से कट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्रॉसबो लेक्स बन जाएगा। जिसके एग्जाम्पल्स देखो आप, चिलिका लेक, पुलिकट लेक्स एंड कोलेरू लेक। ठीक है, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। मतलब इनलैंड ड्रेनेज जो कि ज़मीन पे आकर ड्रेनेज करते हैं, वो क्या करते हैं, समटाइम्स सीजनल्स होते हैं। मतलब सीजन्स पे ही कुछ लेक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल द सांबर लेक इन राजस्थान। वैसे तो ये सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसका पानी किस काम आता है, सॉल्ट प्रोडक्शन के काम आता है, इससे नमक बनता है इसके पानी से। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। तो जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं ज़्यादातर हिमालयन रीजन में हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। ग्लेशियल ओरिजिन मतलब ये किसी न किसी पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है उससे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन। मतलब ये जब कोई बेसिन क्रिएट करता है तब इनका निर्माण होता है। विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट। जब बाद में ग्लेशियर्स पिघलता है तो इसमें पानी भरता है। द वुलार लेक इन जम्मू कश्मीर। लोकेशंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन कॉन्ट्रास्ट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि पृथ्वी के भीतर अगर कोई एक्टिविटी होती है हिलने डुलने की, तब
इन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, द दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक और बड़ा पानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। तो फ्रेश वाटर के 5 एग्जाम्पल्स देख लो। नंबर 1 दाल लेक, नंबर 2 भीमताल, नंबर 3 नैनीताल, चौथा लोक और 5वां बड़ा पानी। अगर फ्रेश वाटर ये याद रह गए तो बहुत है, ठीक है। और सॉल्ट वाटर लेक के लिए सांभर लेक याद रखेंगे, इतना काफ़ी है। ये लोकटाक लेक का एक फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो। वो तो सारे जितने भी अभी हमने लेक्स पढ़े वो सब नेचुरल लेक्स थे। नेचुरल लेक्स के बाद अब हम आते हैं आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में। ये देखो आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में। तो आर्टिफिशियल लेक्स कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। मान लो कि ये रिवर है, ये वाली ये रिवर है। अब रिवर के ऊपर हमने यहाँ पर बांध बना दिया। बांध क्या करता है कि वो इस जगह के पानी को रोक देता है और पानी को जाने की जो जगह है ना उसको पतला करता है। यहाँ पर एक गेट लगा देता है, पानी यहाँ से आता है और इस जगह पे स्टोर होता है, इस जगह पे, ठीक है। और उसको धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में अपने मर्जी से छोड़ा जाता है। तो होता ये है कि आप जब यहाँ पानी को स्टोर करोगे, इस लोकेशन पे जब पानी को स्टोर करोगे तो ये क्या बन जाएगी, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। यहाँ से जब हम पानी छोड़ते हैं तो इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाते हैं यहाँ पर, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो सिटीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो ये देखो, जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। तो ऐसे में भी लेक्स का निर्माण होता है और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सागर डैम, जिसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब नदी की जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तब भी इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई रीजन्स। देखो कैसे, ये हम अभी देख लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये मान लो कि यहाँ पर हमने बांध बना दिया, तो इस जगह को ऐसा क्रिएट किया जाता है कि एक लिमिटेड पानी हम यहाँ कंटेन कर सकें, रोक कर रख सकें। तो जब बारिश ज़्यादा भी हो रही है कहीं तो हम बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से बहने नहीं देते, इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं ताकि कहीं बाढ़ ना आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पानी को स्टोर करने का एक अलग से जगह है, तो वहाँ हम पानी को स्टोर करते हैं। और ये पानी स्टोर्ड है तो मान लो कि किसी इलाके में सूखा पड़ गया, इस बार बारिश नहीं हुई, इन दैट केस ऑल्सो हम यहाँ से पानी धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, जिससे उस जगह को ज़्यादा पानी की कमी महसूस ना हो। समझ में आया? लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, हाइडल पावर के लिए भी यूज हो सकता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, इसकी वजह से अगर मान लो कहीं ज़्यादा पानी है तो वहाँ पर बगुले, मछलियाँ, ठीक है, और जीव जंतु वहाँ पर रुकेंगे, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी के भीतर रहने वाले जीव जंतुओं का जो सिस्टम होता है, जीवचर्या होती है, उसको हम एक्वेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम। तो इसको भी मेंटेन करने के लिए मान लो कहीं एक लेक बन गया है तो वहाँ पर ढेर सारे मछलियाँ रहेंगी, जीव जंतु रहेंगे, तो यहाँ बगुला आएगा मछलियाँ खाने के लिए, शेर आएगा पानी पीने के लिए, हिरन आएगा पानी पीने के लिए। तो इससे एक्वेटिक के साथ साथ पूरा सराउंडिंग्स जो है वो चेंज होता है। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी। तो मान लो कि किसी जगह पर ढेर सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर सब आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, नेचुरल खूबसूरती बढ़ती है ना वहाँ की, और उसे देखने के लिए लोग भी आने लगते हैं, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि लोगों की आमदनी बढ़ती है। ठीक है, अब नदियां हमारे देश को इकोनॉमिकली कैसे फ़ायदा पहुंचाती हैं वो देख लेते हैं। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। ये एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हमें नेचर से मिल रहा है। ठीक है, इसेंशियली फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, हर काम के लिए पानी चाहिए, नहाना, खाना, कपड़े धोना, तो हर चीज़ के लिए चाहिए। ठीक है, देयर फॉर रिवर बैंक्स आर अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। पुराने समय में प्यास तो सबको लगती ही थी, लेकिन पानी को कैरी करना पॉसिबल नहीं था। उस समय वाटर बोतल्स अवेलेबल नहीं थी और उस समय पानी को कैरी करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पुराने ज़माने में लोग कहाँ रहना शुरू करते थे? नदियों के किनारे, जिससे उनको हमेशा पानी अवेलेबल मिल जाए। पानी में ही वो एक और काम करते थे कि फिशिंग कर लेते थे, मछलियाँ मार लेते थे, तो इससे उनका फूड का भी कुछ काम निपट जाता था। दिस सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। अब ये धीरे धीरे लोग बसते गए और आज ये बड़ी सिटीज़ बन गई हैं। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आपके स्टेट के कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। यूजिंग रिवर्स ऑफ इरिगेशन, नदियों का यूज इरिगेशन के लिए, इरिगेशन का मतलब सिंचाई। जब आप खेती करते हो तो खेतों में पानी डालते हो ना, वो इरिगेशन के लिए नदियों का यूज होता है। नेविगेशन, नेविगेशन का कैसे कि हमें पता है कि गंगा नदी किधर से किधर की ओर बहती है, तो अगर हम गंगा नदी को देखेंगे तो देखेंगे कि ये आगे बह रही है कि पीछे बह रही है, पानी किधर जा रहा है। तो अगर हमें बांग्लादेश की ओर जाना होगा तो हम नदी जिधर बह रही है उधर जाएंगे, और वहीं अगर हरिद्वार जाना होगा तो उसकी उल्टी दिशा में जाएंगे। एम आई राइट? तो नेविगेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है और हेल्पफुल हो जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम नदियों के ऊपर बांध लगाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और उसी तरह पार्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स, ऐसा देश जहाँ एग्रीकल्चर सबसे मेन सोर्स है, वहाँ के लिए रिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब रिवर अगर इम्पोर्टेंट है तो रिवर के पोल्यूशन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। रीजन्स यहाँ बहुत सारे आपको अभी देखने को मिल गए। देखिए, डोमेस्टिक यानी कि घर के काम। घर के काम में क्या है, हम मान लो कि साबुन लगा कर नहा रहे हैं और वही पानी फिर से नदियों में जा रहा है। साबुन का यूज कपड़े धोने के लिए भी होता है, बर्तन धोने के लिए भी होता है, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। म्यूनिसिपल यानी कि ढेर सारा कचरा हम फेंक रहे हैं नदियों में। इंडस्ट्रीज अपना सारा कचरा, वेस्ट जितना भी उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सारा नदियों में डंप कर देती हैं। एग्रीकल्चरल डिमांड को पूरा करने के लिए हम बिना किसी रेगुलेशन के कि कितना पानी डालना है खेतों में कितना नहीं, जितना मर्जी आता है उतना रात भर पंप चलाकर नदियों में पूरा पानी डालते रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, पानी की क्वालिटी पे असर पड़ता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये देखो, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना। तो ऐसे में हम रिवर्स को बचाने का एक प्रोग्राम चल रहा है। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वॉज इनिशिएटेड बाई द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। जब गंगा एक्शन प्लान आया 1985 में, तब से द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपांडेड टू कवर अदर रिवर्स। और इसी प्लान को धीरे से बड़ा कर दिया गया ताकि आप सारे रिवर्स को प्रोटेक्ट कर पाओ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत 1995 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRCP इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर्स। नदियों का जो पानी है उसकी स्वच्छता को ज़्यादा बेटर किया जा सकते। ठीक है, अब आगे देखो रिजल्ट। मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर रिड्यूस द वॉल्यूम्स। मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज करने लगोगे तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अ हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट आर एम्प्टीड इनटू द वाटर। मतलब बिना किसी सुधार के जितना भी इंडस्ट्रीज से कचरा निकला वो सब
डायरेक्ट टू डायरेक्ट खाली कर दिया जाता है नदियों में। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये पानी को ही सिर्फ गंदा नहीं कर रहा है बल्कि सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर को भी खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा रिवर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। देखो 20 किलोमीटर तक, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen and pollution level of many rivers have been rising। मतलब अगर गंगा नदी 20 किलोमीटर तक बहती है तो वो यहाँ पर आपने अगर कुछ कचरा फेंक दिया तो वो 20 किलोमीटर के भीतर भीतर उस कचरे को कहीं ना कहीं सल्टा देगी, साफ कर लेगी। लेकिन इस 20 किलोमीटर में अगर हमने यहाँ कचरा फेंका, किसी ने फिर यहाँ भेज दिया, किसी ने यहाँ फेंक दिया, किसी ने यहाँ फेंक दिया, किसी ने यहाँ फेंक दिया, तो कचरा साफ होगा कैसे? तो यही बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि और अर्बनाइजेशन हो गया है, मतलब ढेर सारे लोग, ढेर सारी सिटीज़ एक ही नदी के किनारे बस रही हैं। इससे क्या हो गया है कि नदियों को खुद को साफ करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन, और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स, और इसीलिए सरकार को बहुत से एक्शन प्लान्स लेकर आने पड़ रहे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? हमने नमामि गंगे तो सुना ही है। हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाई पोल्यूटेड रिवर वाटर? अगर नदियाँ पोल्यूटेड हैं तो हमारे हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये सोचिए और कमेंट कीजिए। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। आप सोच भी नहीं सकते कि बिना फ्रेश वाटर के हमारी ज़िंदगी होगी, कैसी होगी, ये तो बहुत दूर की बात है। अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलार लेक? तो वुलार लेक कहाँ लोकेटेड है ये आप मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, सबके क्वेश्चन आंसर्स करिए और हो सके तो मुझे कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सोल्व। अगर आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9706769252। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।